नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूपी सरकार का आदेश आया है। प्रयागराज के माघ मेला, मथुरा के संत समागम और अन्य मेलों में आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ये रिपोर्ट 5 दिनों के भीतर की होनी चाहिए। ब्रिटेन के नए स्ट्रेन वाले कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज माघ मेले पर यूपी सरकार का यहां पर आदेश। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद यह बड़ा आदेश आया है। यहां पर 5 दिन के अंदर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप संगम नगरी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। कोरोना रिपोर्ट के साथ आपको संगम नगरी में आना होगा। प्रयागराज में मेले के लिए नया आदेश यहां पर जारी किया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से अब नया स्ट्रेन आया है उसको लेकर के सरकार अभी से अलर्ट मोड में आ गई है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रयागराज में जो माघ मेला है उस दौरान जो श्रद्धालु वहां पर आएंगे उनको 5 दिन पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा, वरना उसके बिना उनको वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। इधर दिल्ली से भी बड़ी खबर आ रही है। नए साल की रात दिल्ली में नाइट कर्फ्यू। नए साल की रात दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है। आज रात 11 बजे से कल 6 बजे तक कर्फ्यू। 1 जनवरी की रात से 2 जनवरी तक कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सार्वजनिक पार्टी की भी अनुमति नहीं दी गई है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नए साल का जो जश्न लोग मनाते थे, वो जश्न जो देर रात तक चलता था, अब यहां पर दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सार्वजनिक पार्टी की अनुमति नहीं होगी, यानी कि नए साल का जो जश्न है उस पर भी अब कोरोना की मार पड़ गई है। आज रात 11 बजे से कल 6 बजे तक यह कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद यह कदम यहां पर उठाया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सार्वजनिक पार्टी की अनुमति नहीं होगी। नए साल की रात दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आज रात को 11 बजे से कल 6 बजे तक इस कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में नए साल का जश्न देर रात तक लोग भीड़ में एकत्रित होकर के वहां पर न मनाएं। इस सब को देखते हुए इस कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही जाएंगे। यहां पर कारपेट एक्सपो मार्ट का सीएम लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम विंध्याचल मंडल के पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। तो भदोही, जो कि कालीन नगरी है, उसके दौरे पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इस दौरान पार्टी के सांसद, विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे और भदोही को बड़ी सौगात देंगे। कालीन कारोबारियों को इससे बड़ा फायदा होगा। वहीं अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी सरकार एसपी के कामों का दोबारा उद्घाटन और लोकार्पण करते करते अब 3 बार भी उद्घाटन करने लगी है। जैसे भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट का तीसरी बार होने वाला लोकार्पण। सरकार बताए बाबतपुर भदोही मार्ग और बाकी अधूरे काम कब पूरे होंगे। बीजेपी दिखावटी इवेंट मैनेजमेंट में जनता का पैसा बर्बाद ना करे। और बातचीत करने के लिए दिनेश पटेल, हमारे संवाददाता भदोही से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दिनेश, कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, करीब 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री भदोही में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो कार्यक्रम स्थल है वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई घेरों में सीएम की सुरक्षा का पूरा प्लान बनाया गया है। जो हेलीपैड है वो भी कार्यक्रम स्थल के बिल्कुल नजदीक ही कर दिया गया है। आपको बता दें कि 194 करोड़ की लागत से बने कारपेट एक्सपो मार्ट का सीएम आज लोकार्पण करेंगे। आप
पूरे भदोही से अमेरिका सहित कई देशों में कालीन का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अभी तक जो कारपेट फेयर है वो दिल्ली और बनारस में लगता था। इंटरनेशनल फेयर भदोही में कोई सही समुचित जगह होने की वजह से नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब कारपेट एक्सपो मार्ट के लोकार्पण से यह उम्मीद जगी है यहाँ के निर्यातकों को कि अब एक्सपो मार्ट में जो है इंटरनेशनल फेयर लगेगा और इंटरनेशनल फेयर की वजह से कालीन उद्योग को नई ऊंचाई मिलेगी। जी अनुपम। बिल्कुल दिनेश, अब देखिए कि तमाम व्यवसायियों की बात करें, उनको अपने उत्पादों को लेकर के बाहर जाना पड़ता था, अब भदोही में ही एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है। कितने उत्साहित हैं व्यवसायी? देखिए, जो कालीन कारोबारी हैं वो बहुत उत्साहित हैं, खासकर जो छोटे कारोबारी हैं, जो मझोले कारोबारी हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जर्मनी या दिल्ली या जो अन्य देशों में जो फेयर लगते थे वहां पे उनकी पहुंच नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जब भदोही में उनके शहर में इंटरनेशनल फेयर लगेंगे तो आसानी से अपने उत्पादों बिल्कुल को बिल्कुल प्रदर्शित दिनेश, कर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना हर गरीब का घर हो अपना। इसी सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी होगी वो जमीन अब गरीब के नाम पर होगी। यूपी सरकार प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसके नाम होगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गरीबों के घर क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जगह पे बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से क्लस्टर बना करके बहुत सारे आवास उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दिया है। आगरा से बड़ी खबर आ रही है, दो बसों की आपस में टक्कर हुई है। एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से आपस में बसें टकराई हैं। हादसे में बाल बाल बचे हैं कई यात्री। डौकी इलाके में हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जिसको हादसों का एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। लगातार कोहरे के चलते हादसे होते हैं। आरिफ खान बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, लखनऊ की तरफ से आगरा की तरफ आ रही थी बसें और कोहरे की वजह से आपस में भिड़ी हैं। एक बस आगे चल रही थी, दूसरी बस ने हिट कर दिया। हालांकि इस पूरे हादसे में एक महिला की मामूली चोट आई है, लेकिन क्या हादसा बच गया। देखिए, अगर बस की रफ्तार बहुत तेज होती तो शायद हादसा बड़ा हो सकता था, क्योंकि दोनों सवारियों में 100 से ज्यादा सवारियां थी। दोनों बसों में 40-50 सवारियां भरी हुई थी। अगर कोई बड़ा हादसा होता तो बड़ा कैजुअलिटी हो सकती थी। जी अनुपम। आरिफ, लेकिन सवाल यहां पर ये एक्सप्रेसवे लगातार हादसों का एक्सप्रेसवे बन रहा है। हम हर साल देखते हैं कोहरे के चलते तमाम हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। प्रशासनिक अमला, एनएच के अधिकारी, एक्सप्रेसवे के अधिकारी, इन सबकी भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे पर चूंकि कोहरा बहुत ज्यादा लगता है, दूरदराज इलाके में ये एक्सप्रेसवे है, चारों तरफ घना कोहरा हो जाता है, जिसकी वजह से साफ तौर पर जो विजिबिलिटी है वो नहीं होती है और उसका नतीजा ये होता है कि हादसे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि खाली होता है एक्सप्रेसवे तो और जो वाहनों की रफ्तार है वो भी बहुत तेज होती है। दोनों वजह होती है, घना कोहरा और तेज रफ्तार हादसे का सबब बनती है, और जिसकी वजह से तमाम हादसे होते रहते हैं। कई बार टायर बस्ट होते हैं, जिसकी वजह से भी हादसे होते हैं अंतम। लेकिन ये जिम्मेदारी हालांकि जो अथॉरिटी के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वाहन चालकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि ठीक से वाहन न चलाएं और घने कोहरे में खासकर। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आरिफ खान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए थे। ये हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की। बुधवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। अमेठी, सुल्तानपुर और लखनऊ के आवास पर यह छापेमारी हुई है। खबर है कि छापेमारी में करीब 11 लाख रुपए कैश और पुणे में कई संपत्तियों के प्रमाण मिले हैं। खबर यह भी है कि ईडी की छापेमारी में गायत्री के ड्राइवर के नाम भी 200 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं। ईडी जल्द ही पुणे रजिस्ट्री ऑफिस में संपत्ति का ब्यौरा खंगालेगी। ईडी को इस छापेमारी में उसके बेटे और सहायकों के नाम दर्जनों संपत्तियों का सबूत मिला है।
सरकार किसानों के बीच में कल बातचीत हुई। 7वें दौर की बातचीत में 2 प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। एमएसपी और कानून वापसी अगले दौर में चर्चा इस पर होनी है। 4 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बातचीत होगी। किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू हैं, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच में 4 जनवरी को अब एक बार फिर बातचीत होगी। इससे पहले 7वें दौर की कल जो बातचीत हुई वो दोनों पक्षों के बीच बिजली और पराली के मुद्दे पर तो सहमति बन गई है। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और सरकार के दोनों मंत्रियों ने किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने भरोसा दिया कि बैठक सही माहौल में हुई। यही नहीं, उन्होंने जानकारी भी दी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार ही नहीं, बैठक से बाहर आए किसान नेता भी बातचीत से संतुष्ट लगे। ओ परमात्मा कृपा करूंगा, सच्चे पातशाह 4 तारीख को हो सकता मसला कौन सी। हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जहां ये लोग आंदोलन कर वहां जाने को तैयार हैं और आज कहीं न कहीं बर्फ पिघली है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन दोनों पक्षों के रवैये से इस बात के संकेत मिले कि मुलाकात अच्छी रही। बड़ी खबर आ रही है। स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तानी आतंकी सुखबी खारी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया है। पिछले काफी समय से यह आतंकी दुबई में रह रहा था। पाकिस्तान में कई आतंकियों के सीधे संपर्क में था यह आतंकी। खालिस्तानी आतंकी सुखबी खारी को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल को यहां पर यह बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल को यहां पर यह बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान आतंकियों के संपर्क में था सुखबी खारी। दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें कि इसको गिरफ्तार किया है। दुबई में रह रहा था, इसकी जानकारी लगातार मिल रही थी और इसी के बाद स्पेशल सेल को यहां पर यह बड़ी कामयाबी मिली है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, कब इसकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके से इसके नेटवर्क को दिल्ली पुलिस ने खंगाला है? अगर इसकी बात करें तो ये जो है पिछले काफी समय से दुबई में रह करके भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। और अगर इसकी बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के पहले अभी 1 सप्ताह पहले भी बकायदा इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसके कुछ जो गुर्दे हैं उसको गिरफ्तार किया गया था। और उस गिरफ्तारी करने के बाद उसको जब पूछताछ की गई तो सुख भिखारी का नाम सामने आया और ये पता चला कि सुख भिखारी दुबई में बैठ करके पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI और वहां के कई आतंकियों के साथ में सीधे संपर्क में जुड़ा हुआ था। और वहां पर दुबई से रह करके भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियां और खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया के मार्फत वो बिल्कुल शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। फखरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है, जिससे बहराइच लखनऊ हाईवे में 2 किसानों की मौत हो गई है। खबर है कि इस हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली एक खाई में गिर गई, इसके नीचे आने से दोनों किसानों की मौत हुई है। इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना सदर इलाके में 50,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश नरेंद्र को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक बैंक लूट कांड में आरोपी फरार चल रहा था, जिसके पास से 6 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। तो आगरा से बड़ी खबर, इस वक्त 50,000 के इनामी बदमाश के साथ आगरा पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसके बाद बदमाश को गोली लगी है।
बैंक लूटकांड की जो घटना आगरा में हुई थी, उसमें ये बदमाश नरेंद्र फरार चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में सुंदर भाटी गैंग के 2 सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंग के सक्रिय सदस्य निजाम और सत्यवीर की संपत्ति कुर्क की गई है। निजाम और उसके बेटे के सेक्टर 39 में 3 मकान, एक वेयर हाउस और 4 गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं सत्यवीर बंसल के 8 बीघा जमीन कुर्क की गई है, जो उसकी पत्नी के नाम पर है। इस जमीन की कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में गैंगस्टर्स की अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर आपराधिक माफिया सुंदर भाटी के गैंग के सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध आज माननीय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार लगभग 25 करोड़ बाजार मूल्य की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इसमें सुंदर भाटी के अवैध अर्जित धन को जो दाएं बाएं खपाते थे या उनके बल पे स्क्रैप का ठेका लेना या गाड़ियों को फैक्ट्रियों में लगवाने का काम करते थे। हमीरपुर में 2 भाइयों और मां का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। बस स्टैंड के बीच सड़क पर ही यह घंटों ड्रामा चला है। दोनों भाइयों के बीच हुए विवाद में मां को पत्थर मारा गया। पुलिस ने एक भाई को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हाई वोल्टेज ड्रामे का यह पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली के बस स्टैंड का यह पूरा मामला था। पारिवारिक विवाद में आपस में ही भाई अब भिड़ गए। अमरोहा में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया। मारपीट में दोनों ओर से 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदमपुर इलाके के करणपुर खादर गांव में साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने को लेकर ये लोग भिड़ गए थे। पहले 2 लोगों में मारपीट शुरू हुई, फिर दोनों पक्षों से लोग आते गए और झगड़ा बढ़ता गया। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। दोनों पक्षों की ओर से महिलाओं ने भी मोर्चा संभाले रखा। हाथ पैर के साथ जूते चप्पल भी चले। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच बाजार चलता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। इनमें से कुछ लोगों ने मारपीट की घटना अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं घूंघट तो किए हुए हैं, लेकिन वो लोग आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि लड़ाई के दौरान उनका घूंघट नहीं उतरा। इस मारपीट में दोनों ओर से 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये आदमपुर थाना अंतर्गत कारणपुर खादर एक गांव है, वहां पर साप्ताहिक पैंट लगती है। वहां 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि अब बाजार में इनकी दुकानों की जगह निश्चित कर दी जाएगी ताकि आगे विवाद की नौबत न आए। जयपुर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुस जाने से वहां रहने वाले लोग काफी घबरा गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने आशंका जताई कि वो घूमते घूमते जंगल से इस रिहायशी इलाके में पहुंच गया होगा। देखकर उस इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो घबराकर अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। वन विभाग के कुछ कर्मचारी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो झाड़ियों में जाकर छिप गया। ऐसे में उसे पकड़ने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। अलग तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें लेपर्ड की आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। फिर भी वन विभाग के कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां से उसे बाहर निकालने के लिए कई हथकंडे अपनाए। एक मकान की छत पर कुछ कर्मचारी चढ़े दिखे, जो वहीं से एक डंडे की मदद से झाड़ियों को हिलाते नजर आए। जब सारी कोशिश नाकाम होती दिखी, तब उस तेंदुए को बेहोश कर जाल में लपेटा गया और वहां से वन विभाग की गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। लखीमपुर खीरी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रात भर डीजे की धुन पर बार बालाओं का डांस हुआ और हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ नोट उड़ाती दिखाई दी। रिगासन के सेमरा गांव में लोगों ने रात भर बार बालाओं के ऊपर नोटों की बारिश की। जितना प्यार
और बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव का बयान सामने आया। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन संभव, अखिलेश से गठबंधन कर सकते हैं शिवपाल। लखीमपुर खीरी में शिवपाल यादव का बयान सामने आया। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन संभव है। लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर इशारा साधते हुए बड़ा बयान दिया है। किसानों को हमारा पूरा समर्थन है। इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस कानून के खिलाफ है। देखिए, किसान शांत तरीके से, ये तो अधिकार है लोकतंत्र में अपनी अपनी बात कहने का। जहाँ पर भी किसान विरोधी कानून जैसे बनते हैं तो किसान अपनी बात को रख रहा शांत तरीके से, तो उस पर अगर पानी और आंसू गैस बरसाना, ये तो फिर इसमें सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाना और प्राइवेट लोग, देखिए शांत तरीके से, अब मैंने तो सुना नहीं अभी तक, किसान शांत तरीके से बैठा है। 1500 टावर पंजाब में 1500 टावर। ये देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है किसानों को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, तो किसान मान ले। अब अगर सरकार उन पर इस ठंड में पानी बरसाए, आंसू गैस बरसाए, डंडे बरसाए, तो ये गलत बात है उनकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।